Student, today we will see Coulomb's law. So suppose there are two charges. So charges may be same or opposite. ठीक है, जब सेम चार्ज होंगे तो दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा. जब दोनों चार्जेस कैसे होंगे, अपोजिट होंगे, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. तो कूलम्स लॉ इनके दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन को फाइंड आउट करता है. तो इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ repulsion or attraction between two charges is directly proportional होंगे, is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional हमें देखना है, inversely proportional to the square of distance, जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये हमें बच्चों देखना है. ठीक है ना. तो दैट इज़ क्या कहता है, ये फोर्स जो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला है, दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है. इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या बनता है, एफ ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. क्लियर है ना. अब हम क्या है, प्रोपोर्शनल को जब भी हम यहाँ से हटाएंगे तो और वी गेट एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ठीक. और यहाँ पे रखेंगे वेयर जो के है, के को हम क्या बोलेंगे, के इज कोल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. ठीक है ना. तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है. क्लियर. और इसकी के की वैल्यू क्या होती है, और k इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2. ये इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम कहीं पर भी, किसी भी न्यूमेरिकल में ये वैल्यू हमें पुट करनी है. ठीक है. और ये जो k की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ k किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स on the nature of the medium between two charges. ठीक है. between two charges इस पे डिपेंड करती है. क्लियर है. और बच्चों यहाँ पर तो दैट इज फार्मूला, फाइनल फार्मूला क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. ये है फार्मूला कूलम्स लॉ. ठीक है. जहाँ न्यूमेरिकल में कभी भी हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 9 टू 10⁹ एक बच्चों एक चीज़ और, ये जो है यहाँ पर, ठीक है, जो एप्सिलॉन नोट है यहाँ पर, ये और ये हो गया नोट. ठीक है. या तो उसको ज़ीरो कहें, एप्सिलॉन नोट. ठीक है. और इसको ज़ीरो भी हम वर्ड यूज़ करेंगे. क्लियर है ना. तो एप्सिलॉन नोट या एप्सिलॉन ज़ीरो. तो और ये इट इज़ कोल्ड परमिटिविटी. इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये देखेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है. अभी इसको याद रखेंगे कि अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा. और ये यहाँ से हमें साफ लग रहा है कि फोर्स परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के यानी कि एप्सिलॉन नॉट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. इसको एक्सप्लेन कर दें.
यस। अब इसको देखते हैं। परमिटिविटी वर्ड हमारे सामने आया था बच्चों। परमिटिविटी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ध्यान से समझेंगे इसको। परमिटिविटी, तो परमिटिविटी, व्हाट इज परमिटिविटी? तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम। ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, ठीक है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम विच डिटरमाइंस, अभी एक्सप्लेन करते हैं इसको, विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स, विच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ये बच्चों हम याद रखेंगे, ठीक है। दो चार्जेस किस मीडियम में रखे हैं, उनके बीच में फोर्स कितना होगा, ये मीडियम, जो उसका मीडियम है, ये डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये परमिट करेगा कि इस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है। बच्चों फिर ध्यान से इसको समझ लें। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने दिया, ये फॉर्मूला है कि F, ये हमने देख लिया, ये परमिटिविटी है। ये अगर मैं ऐसे वर्ड यूज़ करूँगा, ये तो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि वैक्यूम, ठीक है। अगर मैं ऐसे करता हूँ, नोट नहीं लगाता हूँ, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम की परमिटिविटी है, ठीक है। तो यानी कि दो चार्जेस मैंने जो रखे हैं यहाँ पर, Q1 और Q2, इनके बीच में फोर्स कितना होगा, ये मीडियम डिसाइड करेगा। ये परमिटिविटी मीडियम की होती है, क्लियर है। ये परमिटिविटी जो है ये मीडियम की होती है। अगर सपोज मैंने क्या यहाँ पर जो अभी ये क्या रखा है, एयर में रखे हैं, सपोज दो चार्ज एयर में रखे हैं और इनके बीच में लगने वाला फोर्स मान लिया 10 न्यूटन है, ठीक है, 10 न्यूटन है। यही मैंने उठा के वाटर में रख दिए। अब डिस्टेंस को नहीं छेड़ना है, डिस्टेंस वही रहेगा, केवल मैंने मीडियम चेंज किया है। तो मीडियम चेंज किया है तो इस वाटर की परमिटिविटी डिसाइड करेगी कि इनके बीच में फोर्स कितना है, ठीक है। इस बार मैंने फोर्स देखा, फोर्स आ गया 2 न्यूटन केवल। तो इसका मतलब क्या है, फोर्स कितना रह गया, 2 न्यूटन रह गया। तो इसका मतलब है पानी की जो परमिटिविटी ज़्यादा है, तभी तो फोर्स कम हुआ, आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पानी की परमिटिविटी ज़्यादा है, इसलिए दोनों के बीच में वाटर में रखने से फोर्स कम हो गया, तो पानी है ना। और एयर की परमिटिविटी कम है, इसलिए फोर्स ज़्यादा रहा। तो परमिटिविटी जो है क्या मीडियम की प्रॉपर्टी है, ये याद रखना है, विच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। जब भी परमिटिविटी हमें गिवन होगी, हम समझ जाएंगे ये मीडियम, परमिटिविटी हमें पता है तो हम ये बता सकते हैं कि फोर्स कम होगा या ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है बच्चों? चलिए जी, ये हमें देखना था। अब हम बच्चों देखते हैं कि जो हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है, कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ तो लिया, लेकिन ये कूलम्ब्स लॉ हमारा फॉर्मूला भी आ गया कि भाई दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और देख लेते हैं कि इसकी कमियां क्या क्या हैं, लिमिटेशन, कि क्या कूलम्ब्स लॉ हर जगह यूज़ कर सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, बच्चों याद रखना, परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पढ़ रहे हैं तो परमिटिविटी वर्ड यूज़ कर रहे हैं, और यही जब मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करेंगे तो वहाँ पर परमिबिलिटी हो जाएगी। ये परमिबिलिटी, दोनों काम एक ही है। यहाँ से पता लग जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, चार्ज की, यहाँ पर मैग्नेट की बात कर रहे हैं, है ना। मैग्नेट के बीच में, दो मैग्नेट के बीच में जो मीडियम है वो परमिबिलिटी यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर परमिटिविटी है।
यहाँ से पता लग जाता है चार्ज की बात कर रहे हैं, यहाँ से पता लग जाता है कि मैग्नेट की बात कर रहे हैं। तो लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या क्या है? कूलम्ब्स लॉ क्या हर जगह लग जाएगा, ये हम देखते हैं। एक तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं जो हमने लिए हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होना चाहिए? मस्ट बी एट रेस्ट। क्योंकि चैप्टर हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसका मतलब ही है चार्ज एट रेस्ट। तो चार्ज किस में होने चाहिए? रेस्ट में होने चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। चार्ज अगर मूव कर रहे हैं तो उसमें कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर है ये पॉइंट? दूसरा, चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज किसको बोलते हैं, ये भी हम याद रखेंगे बच्चों। फिजिक्स में पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट चार्ज किसको बोलेंगे? अगर मैंने लिया कि ये दो चार्ज है, एक Q1 है और ये Q2 है, ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है दोनों के बीच का, तो इनके साइज से कम डिस्टेंस है, तो दीज आर नॉट द पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज ये है, एक चार्ज ये है Q1, एक चार्ज ये है Q2, दोनों के साइज़ के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इनके साइज़ को हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। जब तुम्हें लगता है कि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और साइज़ चार्ज का बहुत कम है, तो हम साइज़ को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो सच चार्जेस आर कॉल्ड पॉइंट चार्ज। ऐसे चार्ज को पॉइंट चार्ज कहेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे? सपोज़ ये मोदी नगर का ये स्टेशन है, ठीक है, और ये मेरठ का स्टेशन है, और एक ट्रेन को यहाँ से होकर मेरठ जाना है, ठीक है, तो दोनों स्टेशन के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 25 किलोमीटर डिस्टेंस है। और ट्रेन कितनी है? ट्रेन 200 या 300 मीटर की है ना। ट्रेन डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बहुत छोटी है, तो यहाँ पर जो ट्रेन होगी ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगी, ठीक है ना। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हम ऐसे याद रखेंगे कि कहाँ पर किसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, किसको पॉइंट चार्ज। क्लियर है? चलिए जी, तो हमने देख लिया। नंबर थर्ड हम ये भी कह सकते हैं, अगर कितना डिस्टेंस होना चाहिए, द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर than the nuclear size, न्यूक्लियर साइज से ग्रेटर होना चाहिए, यानी कि 10 की पावर -15 मीटर। न्यूक्लियर साइज कितना होता है? द सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, अगर दो चार्जेस के बीच में जो सेपरेशन है वो 10 की पावर -15 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। वरना क्या होगा, जैसे ये केस है, इसमें मान लो ये सेपरेशन कम है, तो इसका न्यूक्लियर फोर्स इस पे हावी हो जाएगा, इसका न्यूक्लियर फोर्स इस पे हावी हो जाएगा, ठीक है। तो दो चार्जेस के बीच का तुम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इसका न्यूक्लियर फोर्स इसे डोमिनेट करेगा, इसका न्यूक्लियर फोर्स इसे डोमिनेट करेगा। इसलिए दो चार्जेस काफ़ी दूर दूर होने चाहिए। जो न्यूक्लियर फोर्स इसको डोमिनेट ना करे, न्यूक्लियर फोर्स को डोमिनेट ना करे, ठीक है। केवल कूलम्ब्स लो हो, इसमें कूलम्ब्स फोर्स होना चाहिए दो चार्जेस के बीच में। क्लियर है? तो ये भी याद रखेंगे, कम इससे ज़्यादा सेपरेशन होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? अब आगे देखते हैं बच्चों हम। तो ये हमने देख लिया कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये भी हम देखेंगे। तो परमिटिविटी हमने यहाँ पर देख ली, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी हम कर लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कूलम्ब्स लॉ अगर वो हमसे कह रहे हैं कि वेक्टर फॉर्म में करो, तो वेक्टर फॉर्म में किस चीज़ को कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये और समझ लेते हैं जल्दी से थोड़ा सा इसको। मान लिया सपोज एक चार्ज है Q1
सेपरेशन है इनके बीच का R, दूसरा चार्ज है Q2। सेम चार्ज हमने ले लिए, चलो सेम चार्ज हम ले लेते हैं यहाँ पर, और सेम चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, कौन लगाएगा, 1 पे 2 लगाएगा, 2 पीछे है। जो जिस पे फोर्स लगता है उसे आगे रखते हैं, जो लगाता है उसको पीछे लिखते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्शन है, दोनों ऐसे हो जाएंगे अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में। इस पे फोर्स 2 पे 1 लगाएगा, तो 1 पे 2 लगा रहा है ना, तो 1 पे यहाँ 2 लगा रहा है और 2 पे यहाँ 1 लगा रहा है। क्लियर है। अब यूनिट वेक्टर देखते हैं बच्चों। यूनिट वेक्टर, व्हाट इज यूनिट वेक्टर। अब मैं यहाँ यूनिट वेक्टर गिव द डायरेक्शन 11th में पढ़ा था। यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन शो करता है और उसके ऊपर हम कैप चढ़ाते थे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस 1 से 2 का डिस्टेंस, 1 से 2 किधर है डायरेक्शन, ऐसे। अगर 1 से 2 का डिस्टेंस मेज़र करेंगे तो ऐसे चलना पड़ेगा, तो ये हमने यूनिट वेक्टर लिख दिया। ऐसे ही यूनिट वेक्टर 2 का लिखना पड़ेगा। अगर 2 से 1 तक का डिस्टेंस मेज़र करता हूँ तो ये डायरेक्शन ऐसी होगी। क्लियर है। यूनिट वेक्टर केवल डायरेक्शन शो करता है, हमने काफ़ी 11th में पढ़ा हुआ है, इसको ध्यान दें अच्छे से। तो ये फिर देखेंगे, अगर मैं 1 से 2 का डिस्टेंस मेज़र करता हूँ तो डायरेक्शन क्या होगी, ये। ऐसे ही अगर 2 से 1 का डिस्टेंस मेज़र करता हूँ तो डायरेक्शन होगी ये। क्लियर है। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। F12 फोर्स ऑन चार्ज 1/2, ये देखते हैं बच्चों। तो F12 इज गिवन बाय, दो चार्जेस के बीच में कूलम्ब्स लॉ यूज़ कर लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², डिस्टेंस R है, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म क्या होती है, जो ये फोर्स है इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, F12 की डायरेक्शन ये है, ऐसे। F12 की डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है, इस डायरेक्शन को कौन शो कर रहा है, ये शो कर रहा है। तो यहाँ मैं लिखूँगा R21। अगर मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, मुझे इसकी डायरेक्शन देखनी है तो मैं यूनिट वेक्टर देख लूँगा कि इसकी डायरेक्शन ये है, R21 इधर है, तो उसका मतलब मुझे पता लग जाएगा F12 भी इसी डायरेक्शन में है, ये है, देखो, है ना। ऐसे ही एंड F21 देखते हैं। F21 तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R² लिख दिया। अब F21 किस डायरेक्शन में है, F21 किस डायरेक्शन में है, F21 इस डायरेक्शन में है बच्चों, ऐसे। तो इस डायरेक्शन को कौन सा यूनिट वेक्टर बता रहा है, ये वाला यूनिट वेक्टर बता रहा है, तो इसको मैं यहाँ लिखूँगा R12, ऐसे। तो इसकी डायरेक्शन कौन बता रहा है, इसकी डायरेक्शन ये बता रहा है। इसकी डायरेक्शन कौन बता रहा है, इसकी डायरेक्शन ये बता रहा है। तो मुझे पता लग गया, अब ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। दिस इज़ नोन एज द वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि वेक्टर फॉर्म में लिखने से क्या फ़ायदा है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, ये हम देखेंगे बच्चों। जल्दी से देख लें बस 2 मिनट में। नंबर फर्स्ट पॉइंट है कि वेक्टर फॉर्म में हमने देखा एज R12 और R21 अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन को कौन शो करता है, माइनस साइन। इक्वल तो है डिस्टेंस, R12 R21 के इक्वल डिस्टेंस है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं, बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे, R21 की जगह, ये R21 है यहाँ पर, इसको हटा के क्या लिख सकता हूँ, R12, है ना। R12 मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख दूँ, या R12 की जगह, R12 ये यहाँ पर है और R12 यहाँ पर है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का R21। अगर सपोज़ मैं यहाँ पर, अभी इसको ऐसे ध्यान दें, अगर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया माइनस का R21, ये लिख दिया, अगर इसको हटा के,
ये लिख दूँ तो ये और ये सेम हो जाएगी। देखो 1/4πε Q1 Q2 आर स्क्वायर है, ये सब सेम है। R12 ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, लेकिन ये माइनस साइन यहाँ पर आएगा। अगर मैं बच्चों फिर देखो इस फॉर्मूले में R12 की जगह माइनस का R21 रख दूँ तो ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल इसके इक्वल हो जाएगा, बस यहाँ पर माइनस साइन का वो रहेगा। तो क्या होगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट F12 इज़ माइनस F21, ये हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो जूम क्लास पे उसको पूछ लेना, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब क्या शो कर रहा है, ये इक्वल एंड अपोजिट शो कर रहा है कि दो क्या होता है, तो इट ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। यानी कि दो चार्जेस आपस में इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाते हैं, एक चार्ज बड़ा है एक छोटा है, तो क्या करेंगे, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे। ये भी अगर 1 न्यूटन लगा रहा है बड़ा वाला भी, तो छोटा भी 1 न्यूटन ही लगाएगा। इसका मतलब ये है, ये पता लगा हमें किसमें, वेक्टर फॉर्म में रखने से। क्लियर है, ये नहीं कि हमें लग रहा है बड़ा वाला ज़्यादा फोर्स लगाएगा छोटा कम लगा पाएगा, नहीं, दोनों इक्वल और अपोजिट। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका कि क्या होगा, दे आर द सेंट्रल फोर्सेस, ये और पता लगा हमें, सेंट्रल फोर्सेस हैं। F21 इधर है, ऐसे मैं F21 को बढ़ाऊं और इसको बढ़ाऊं, दोनों एक ही सेंटर पे होंगे। तो सेंट्रल फोर्सेस ऐसे नहीं है, एक चार्ज ये है A, ये फोर्स लगा रहा है ऐसे, ठीक है, और चार्ज B है, ये फोर्स लगा रहा है ऐसे, ये खेल रहे हैं आपस में, ऐसे नहीं है कुछ भी, दोनों ऐसे फोर्स लगाएंगे। ये ऐसे लगा रहा है, मान लो अगर मैंने लिया एक पॉजिटिव चार्ज लिया एक नेगेटिव चार्ज लिया, तो फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे ऐसे, इनका एक सेंटर होगा ऐसे करके। ऐसे नहीं कि बी फोर्स लगा रहा है यहाँ पर और ए उसके पीछे से लगा रहा है, ऐसे नहीं होगा ये। तो ये क्या है, सेंट्रल फोर्सेस हैं, इनका एक ही लाइन होती है अगर दोनों को मिलाएं तो। क्लियर है, ठीक है बच्चों, चलिए।